पाठ्यक्रम संरचना 2005 की जो समस्याएं हैं उसके विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के सिद्धांत क्या थे और उसके उद्देश्य क्या थे, इसके विषय में हम बताए थे। अब पाठ्यक्रम संरचना 2005 की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसके विषय में आज हम बताएंगे आप लोगों को। जो कि पहला है इसका कि शिक्षक संबंधी समस्या है कि इसके पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इसको ध्यान में रखा गया। क्या क्या समस्याएं हैं जो कि ये निम्नलिखित है। उसमें पहला है शिक्षक संबंधी समस्या कि शिक्षकों की पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि हमारे देश में जो है पाठ्यक्रम जो निर्माण किया गया उसमें शिक्षकों को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जबकि शिक्षकों की संख्या बहुत कम है और पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन उचित प्रकार से शिक्षकों को ध्यान में नहीं रखा गया, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन कर दिया गया था। और पाठ्यक्रम में जो है अनेक बिंदुओं पर शिक्षकों की संख्या संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे छात्र को प्रारंभ के 2 वर्षों में मातृभाषा की शिक्षा दी जाती है, प्रदान की जाती है। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में जो भी शिक्षक होते हैं उनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि विद्यालयों में अगर भोजपुरी है, हिंदी है, उर्दू मातृभाषा के छात्र पाए जाते हैं प्रथम स्तर पर, तो प्रथम स्तर पर इस उर्दू हिंदी मातृभाषा के छात्र पाए जाते हैं, तो द्वितीय स्तर पर विद्यालयों की संख्या तो अधिक है, लेकिन शिक्षकों की संख्या विभिन्न भाषाओं में बहुत ही कम है। इसलिए हमारे इस पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षकों से ध्यान नहीं रखा गया पाठ्यक्रम निर्माण करते समय। इसके बाद अगला है कि भाषाओं की समस्या कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया गया तो उसमें देखा गया कि इसमें क्या समस्या है। तो इसमें भाषा की समस्या तो शुरू से प्रारंभ से ही रही है कि किस भाषा को मातृभाषा घोषित किया जाए, लेकिन पाठ्यक्रम में जो है शिक्षण का यही कहा गया कि शिक्षण का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए और पाठ्यक्रम जो है को भी किस भाषा में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारे भारतीय समाज में अनेक प्रकार के भाषाओं का प्रचलन होने के कारण एक विवाद उत्पन्न हो गया था, भाषा का विवाद, कि प्रत्येक राज्य चाहता था कि उसकी अपनी भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में उचित स्थान हर राज्य के भाषा को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम में उचित स्थान नहीं प्रदान किया गया। तो इसलिए हमारे देश में भाषा की समस्या बनी हुई थी पाठ्यक्रम के निर्माण में भी। उसके बाद अगला है कि धर्म संबंधी समस्या, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग अपने अपने धर्म को अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो पाठ्यक्रम जो बना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का जब निर्माण हुआ तो उसमें धन जो था बहुत कम था। उसको ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रमों में विभिन्न विषयों का तो समावेश किया गया, लेकिन कुछ ऐसे विषय थे उसको धन की कमी के कारण कुछ विषयों को इसमें ज़रूरी होते हुए भी इसका समावेश नहीं किया गया। जैसे कि हमारे वर्तमान समय में कंप्यूटर की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही प्रदान करनी चाहिए थी, लेकिन यह विद्यालयों में इसकी व्यवस्था धन के कमी के कारण इसकी व्यवस्था विद्यालयों में नहीं हो पाई थी। इसीलिए धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था धन की कमी के कारण पाठ्यक्रम में समावेश नहीं किया गया था। उसके बाद अगला है इनकी समस्या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की राजनैतिक समस्याएं। राजनैतिक समस्याओं भी हमारे पाठ्यक्रम के निर्माण में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतंत्री देश होने के कारण
सरकारों में परिवर्तन होता रहता है और जो सरकार आती है सो पदासीन रहते हैं जो व्यक्ति, वो अपने अनुसार पाठ्यक्रम बनवाते हैं, पाठ्यक्रम को बनवाते हैं। तो विरोधी पार्टी के जो लोग होते हैं, जब पाठ्यक्रम के अंदर कुछ ऐसा विषय अध्याय जोड़ दिया जाता है तो उसका विरोध करने लगते हैं। तो उनके कड़ा विरोध होने के कारण उसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में से उस अध्याय को निकाल दिया जाता, अलग कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे पाठ्यक्रम में पारदर्शिता का स्वरूप विकसित होने नहीं पाता है। इसको ध्यान राजनीतिक प्रभाव भी हमारे पाठ्यक्रम में पड़ता है पाठ्यक्रम पर। उसके बाद अगला है कि क्रियान्वयन की निर्णय की समस्या, कि कार्य को कैसे किया जाए, इसका किस प्रकार से इसको निर्धारित किया जाए, इसके उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो, इसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसके विषय में सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम में विषय वस्तु एवं प्रकरणों को स्थान प्रदान करने में एक समिति को निर्णय लेना होगा। इसको क्रियान्वयन करने के लिए एक समिति का संगठन बनाना पड़ेगा जो कि इसके कार्यों का निर्णय ले सकें और उस पर विचार विमर्श कर सकें और जो अनावश्यक चीज़ें उसमें हैं उसको तुरंत उसमें से हटवा दें और फिर पाठ्यक्रम का निर्माण अच्छे तरीके से निर्धारित करें। तो क्रियान्वयन का निर्णय की भी समस्या रहती है, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए। उसके बाद अगला है कि वैश्वीकरण की समस्या, विश्व स्तर पर पाठ्यक्रम की क्या समस्या है कि हमारा विश्व स्तर पर पूरे विश्व में जो है प्रत्येक देश का पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षा व्यवस्था है वह अपने प्रत्येक देश के पाठ्यक्रम जो है उनके शिक्षा व्यवस्था, उनका शिक्षा दर्शन, उनके उद्देश्य और ज्ञान अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर भारत के पाठ्यक्रम निर्माता जो हैं वे विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण करने का प्रयत्न करने लगे थे और इसको ध्यान नहीं दे रहे थे कि विश्व में अलग अलग तरह के लोग हैं, उनका दर्शन अलग है, उनका उद्देश्य अलग है, उनका ज्ञान अलग है और तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी अलग तरीके से होगी। लेकिन इसको न ध्यान में रख के इन्होंने भारत देश में पाठ्यक्रम को निर्माता जो थे विश्व स्तर का पाठ्यक्रम बनाने लगे, जो कि संसाधनों की कमी के कारण और विस्तृत सोच के अभाव के कारण पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है विश्व स्तर पर श्रेष्ठ नहीं हो पाया। तो इससे हमारे वैश्वीकरण का भी प्रभाव पाठ्यक्रम पर पड़ा है। अभी आप लोगों का जो इसमें हुआ है कि इसकी समस्याएं ये थी, अब इसका समाधान कैसे किया जाए, इसके पाठ्यक्रम संरचना में इसके विषय में कहा गया था। इस पाठ्यक्रम के समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक जो हैं, शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होना चाहिए, उनके अंदर कर्तव्य पालन विकसित करना चाहिए और समाज के व्यक्तियों में कार्य के प्रति निष्ठा की भावना जागृत होनी चाहिए। इसकी समाधान के लिए कि जागृत करना चाहिए कि किसी भी पद और गौरव की इच्छा को वे प्रदर्शित करने की उनके अंदर योग्यता विकसित करनी चाहिए तथा भाषा संबंधी समस्या के समाधान के लिए उनका एक सूत्री व्यवस्था को निरूपित करना चाहिए जिसमें किसी को भी आपत्ति न हो। ऐसी भाषा रखनी चाहिए जिसको कि सब लोग स्वीकार करें और भारतीय समाज में विकसित दृष्टिकोणों का समावेश करते हुए आधुनिक विचारधाराओं के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए तथा पाठ्यक्रम निर्माताओं को उपलब्ध संसाधनों में ही श्रेष्ठतम पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्मित करना चाहिए तथा इसके लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति जो है उसमें अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों को स्थान प्रदान करना चाहिए इसकी समस्या के समाधान के लिए। और इसमें बहुत से राजनीतिक दोष भी होते हैं, उनको दूर करने के लिए राजनीतिज्ञों में जागरूकता उत्पन्न करना चाहिए।
जिससे कि शिक्षा का विकास हो सके और धार्मिक संकीर्णता से व्यक्ति को ऊपर उठ कर के उनको मानव कल्याण एवं मानव विकास की भावना का समावेश होना चाहिए उनके अंदर। और सरकार को चाहिए कि शिक्षा के लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध करावें और जिससे कि शिक्षा के ही द्वारा राष्ट्र एवं समाज का उत्थान होता है। इसलिए सरकार शिक्षा पे अधिक से अधिक धन खर्च करे। ये उसके समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए करना चाहिए। इसके बाद है इसका अगला, इसमें है कि आप लोगों को समस्या के बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की, फिर उसी में है कि विद्यालय का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के ही अंतर्गत है कि हमारे जो विद्यालय है उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के वातावरण वहाँ होने चाहिए। तो इसकी में है कि विद्यालय के वातावरण के प्रकार हैं। तो इसके निम्नलिखित प्रकार है, जिसमें कि पहला है विद्यालय के वातावरण में कि विद्यालय का खुला वातावरण। खुला मतलब स्वतंत्र वातावरण। ऐसे वातावरण में क्या होता है विद्यालय के कि अध्यापक किसी भी कार्य को जो करते हैं तो वो प्रधानाध्यापक या प्रबंधक द्वारा इसमें कोई सी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं डाला जाता है। वे लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मित्रवत व्यवहार करते हैं और अध्यापकों पर किसी भी कार्य का दबाव नहीं बनाते हैं, कोई भार नहीं डालते हैं प्रधानाध्यापक और प्रबंधक। तो अध्यापक जो हैं ऐसे कार्यों को खुशी खुशी करते हैं और ऐसे कहते, ऐसा उनसे सुना जाता है अध्यापकों से कि इस संस्था से जुड़ने पर हम बहुत गौरव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। प्रधानाध्यापक किसी प्रकार का दबाव अध्यापक के ऊपर नहीं डालते। तो ये खुला वातावरण हुआ, स्वतंत्र वातावरण। उसके बाद है कि विद्यालय के वातावरण के अंतर्गत है कि बंद वातावरण। बंद वातावरण में ऐसा है कि ये अव्यवहारिक वातावरण होता है। बंद वातावरण जो है, इससे प्रधानाध्यापक जो होते हैं वो अपने को सर्वोपरि समझते हैं, सबसे श्रेष्ठ समझते हैं और उनके अधीन जितने लोग रहते हैं उनको वो नियंत्रण में रखते हैं। नियंत्रण में रख करके ही प्रधानाध्यापक या प्रबंधक अध्यापकों के प्रत्येक कार्यों तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर उसका अध्यापकों को दबाने का प्रयत्न करते हैं ये लोग। बंद वातावरण के अंतर्गत प्रबंधक और प्रिंसिपल जो होते हैं वो अध्यापक के हर गतिविधियों का पता लगाते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं तथा उनकी कमजोरी के विषय में जानकारी प्राप्त करके उनके विरुद्ध कार्रवाई का उनके अंदर डर पैदा करते हैं कि जिससे और कभी भी कोई अध्यापकों की वे राय नहीं लेते हैं तथा उनका भलाई भी नहीं चाहते हैं। उनके साथ अध्यापकों के साथ कठोर नीतियों को बना करके उसको पालन करने के लिए वे दबाव बनाते रहते हैं। ऐसे में ऐसे विद्यालयों में अध्यापक भी जो बंद वातावरण रहता है स्वेच्छा से कार्य नहीं करते हैं, बस वे औपचारिकतावश ही कार्य करते हैं। अगर कभी भी उनको अवसर मिलता है तो प्रबंधक के विरुद्ध भी, अध्यापक जो हैं प्रधानाध्यापक तथा प्रबंधक के विरुद्ध भी हो जाते हैं। ये विद्यालय का बंद वातावरण है। और इसके बाद अगला पॉइंट है नियंत्रित वातावरण, जिसमें नियंत्रण रहता है। ऐसे वातावरण विद्यालय में भी होते हैं। कठोर नियंत्रण में अध्यापक जो हैं अत्यंत कठोर नियंत्रण में कार्य करते हैं। कठोरतापूर्वक ही विद्यालय की नीतियों का वे पालन भी करते हैं और कभी कभी तो वे वास्तविक परिस्थितियों में भी सही बर्ताव नहीं करते हैं। अध्यापक जो है ऐसे वातावरण में जब रहते हैं तो, लेकिन उनका जो है वो समाज से अलग तो रहते, अलगाव हो ही जाता है उनका। और प्रधानाध्यापक भी बहुत कम मानवीय गुण अपनाते हैं अध्यापकों के प्रति तथा बहुत कम प्रेम कर सद्भाव नहीं रखते हैं उनके साथ। सदैव वे बाँस की तरह उनको एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऐसा वातावरण अवैयक्तिक औपचारिकता वाला होता है
जहाँ के अध्यापक लगातार कार्य तो करते हैं, लेकिन उन्हें कार्य से संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वह एक दबाव में कार्य करते हैं। जो नियंत्रित वातावरण होता है, ज़्यादा नियंत्रण जहाँ पे रहता है। इसके बाद इसका जो विद्यालय के वातावरण है, इसमें है स्वायत्त वातावरण है। स्वायत्त वातावरण में ये कहा गया है कि ये वातावरण खुले वातावरण से कम खुलापन होता है इसमें, तथा प्रधानाध्यापक उन्हें आपस में अंतःक्रिया करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, आपस से बातचीत करने के लिए स्वतंत्रता देते हैं, जिससे कि अध्यापक अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अध्यापक अपना कार्य अकेले व साथ दोनों प्रकार से करता है, जिससे आसानी से वे अतिशीघ्र अपने अध्यापक जो हैं अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं तथा संस्था के कार्यों को भी पूर्ण कर देते हैं, अपने उद्देश्यों को भी प्राप्त कर लेते हैं ऐसे वातावरण में अध्यापक। जहाँ प्रधानाध्यापक सच्चा व लचीला होता है तथा अध्यापकों को दिशा निर्देशन हेतु नियमों का निर्धारण करता रहता है, ऐसे अध्यापक भी प्रसन्नचित्त होकर के काम करके अपना खुशी प्रसन्न होकर कार्य करते हैं स्वायत्त वातावरण में। इसके बाद है पैतृक वातावरण। पैतृक वातावरण जो है जैसे कि बंद वातावरण के समान ही है, तो प्रत्येक अध्यापक के बारे में प्रत्येक बात को उनके जानना कि वे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हर बातों की जानकारी उनकी रखना, उसे उनको अपनी राय देना और प्रत्येक स्थान पर अध्यापकों को परखते रहते हैं कि कैसे हैं ये, उनको परखते रहते हैं और सलाह देते रहते हैं कि कार्य को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना चाहिए, उनको हमेशा रोक टोक लगाए रहते हैं। तो प्रधानाध्यापक का जो कि मुख्य केंद्र विद्यालय होता है, उनकी गतिविधियों को ही वे क्रियान्वित करता है, वो आपस में उनका अध्यापकों से मतभेद हो जाता है, तो कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पैतृक वातावरण जो है ये भी एक समस्या का कारण ही बन जाता है। और इसका अगला है कि पारिवारिक वातावरण। इसमें जो समस्या प्रधान वातावरण है, इसमें अगला है कि पारिवारिक वातावरण कैसा होना चाहिए। पारिवारिक वातावरण में इस प्रकार का रहता है कि इस प्रकार के वातावरण में विद्यालय में मित्रता पूर्वक वातावरण, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। सभी लोग अध्यापकों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रधानाध्यापक जो हों प्रोत्साहित करते हैं, प्रबंधक उनको प्रोत्साहित करते हैं, जो टीचर अच्छे कार्य करते हैं सभी, जिससे कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। और सामाजिक रूप से यह कहा जाता है कि यह वातावरण जो पारिवारिक वातावरण है, एक परिवार की तरह लोग विद्यालय में रह के कार्य करते हैं और अध्यापक भी एक बड़े और संयुक्त परिवार की तरह उसमें कार्य करते हैं। प्रधानाध्यापक सदा अध्यापकों की भलाई के लिए ही सोचते रहते हैं उनका। तो इस जो पारिवारिक वातावरण है, इस वातावरण जो है इसके विद्यालय के वातावरण के लिए एक समस्या ही पैदा कर देती है। जिसके बाद अगला है हेडिंग इसका, विद्यालय के वातावरण के कौन कौन से साधन थे। विद्यालय के वातावरण के अंतर्गत ही ये दो तरह के वातावरण, जो एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है वातावरण उसका। एक मतलब एक विद्यालय के अंदर का वातावरण होता है, एक बाहर का वातावरण होता है। तो अंदर के वातावरण के अंतर्गत तो आ जाते हैं विद्यालय के छात्र आते हैं, अध्यापक आते हैं, प्रबंधक, विद्यालय का वातावरण आता है, राजनीतिक दखल, समाज का प्रभाव, परिवार का वातावरण, संस्कृति, मित्र वर्ग, ये इनपुट अंदर के अंदर विद्यालय के अंदर के वातावरण के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इसका आउटपुट में है कि इसकी जो पढ़ाई है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, नवीन संस्कृति है, नवीन ज्ञान है, तकनीकी है, मूल्य है और इनका सामाजिक परिवर्तन है, ये सब विद्यालय के वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके विद्यालय के वातावरण के
क्या साधन हैं, तो इसके जो है निम्नलिखित 2 साधन हैं, जिसमें कि भौतिक साधन है, मानवीय साधन है। विद्यालय के वातावरण में जो भौतिक 2 साधनों में है बटा है, तो भौतिक साधन के अंतर्गत तो विद्यालय का वो सब आ जाता है कि जो विद्यालय का जो ग्राउंड है, विद्यालय का खेल का मैदान है, पुस्तकालय है, भौतिक साधन में सब आते हैं। पुस्तकालय हैं, शौच और जलपान की व्यवस्था है, उपकरणों की व्यवस्था है और अन्य संसाधन है, ये सब भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसका मानवीय साधन है। मानवीय साधन के अंतर्गत जो विद्यालय में कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति विद्यालय के मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ के विद्यालय के प्रबंधक हैं, प्रधानाध्यापक, क्लर्क आदि हैं, ये सब विद्यालय के साधन के अंतर्गत आते हैं। ये तो जो है विद्यालय के वातावरण में जो भौतिक साधन है, उसकी अपेक्षा जो मानवीय साधन है उसका प्रभाव अत्यधिक होता है। और भौतिक साधन की कमी से तो विद्यालय समझौता कर सकता है, लेकिन अगर मानवीय संसाधन है तो उससे समझौता नहीं हो सकता है। इसीलिए विद्यालय के वातावरण के निर्माण में केवल मानवीय साधन को ही प्रमुख स्थान दिया गया है। मानविक साधन में सबसे प्रमुख तो प्रधानाध्यापक होते हैं। अध्यापक का व्यवहार होता है, इनकी अंतःक्रिया होती है तथा विद्यालय के वातावरण का निर्माण किया जाता है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब मानवीय साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद ये जो मानवीय साधन है, इसके भी 2 भाग हैं। एक तो है कि प्रधानाध्यापक का व्यवहार और वातावरण, दूसरा है कि विद्यालय में अध्यापक का व्यवहार। तो दोनों लोग का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रधानाध्यापक का और अध्यापक का, तभी उसी पे विद्यालय की व्यवस्था चलती है। उसका शिक्षा दीक्षा का कार्य जो है अच्छे से चलता है। दोनों के, प्रधानाध्यापक और अध्यापक के व्यवहार पे ही शिक्षा की व्यवस्था टिकी रहती है। एक विद्यालय के वातावरण बताएं, इसके कौन साधन है। इसके बाद विद्यालय के कौन कौन से साधन और इस अध्यापक प्राध्यापक के विषय में बताएं। अब इसको जो 2005 की जो संरचना है, अब ये आप लोग का पूरा हो गया है। इसके आगे जो पढ़ाना होगा वो कल बताएंगे आप लोगों को।